सो लीगल एप्टीट्यूड में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बिलीव कीजिए 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यस, पूरे लीगल एप्टीट्यूड के पेपर में 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन और काफी कुछ हमको इसका एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। यहां पे 10 मार्क प्लस 12 मार्क्स का आएगा एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो भैया समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं आपका यहीं पे कवर कराने वाला हूं और हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं और बहुत आराम से हौला हौला पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, नोट्स बनाए हैं, इजी नोट्स हैं और अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भैया भारत का संविधान। ठीक है, आज भाई साहब एक चीज जिंदगी में याद रखिए, एक इंसान प्रिंसिपल के बिना, एक कंपनी पॉलिसी के बिना और एक कंट्री, एक देश बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी नहीं है। बच्चों ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, बच्चों यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। समझिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन एक डोर है जिससे हमारा सारा भारत देश बंधा हुआ है बच्चों। जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं उनकी मां, उनका बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में एक स्ट्रक्चर है। आप कई बार आप सोचते होंगे यार ये प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, ये विधायक है, ये सांसद है, ये पार्षद है, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये पूरा देश का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये सारी चीजें कहां से स्थापित हुई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से स्थापित हुई हैं बच्चों। आज मैं इस क्लासरूम में लेक्चर ले रहा हूं, मेरे को जो मन में आए मैं बोल देता हूं, मेरे को जो विचार मन में जो विचार लाने ला देता हूं। मुझे लगता है कि मोदी जी करप्ट है, मैं फेसबुक पे डाल देता हूं आई बिलीव मोदी जी इज करप्ट। मुझे कोई जेल के अंदर नहीं डालता बच्चों। क्यों? क्योंकि संविधान जो है, और हमेशा याद रखिए मैं बोल रहा हूं, संविधान जो है वो जितने भी कानून है उनकी मां है, उनका बाप है। हमारा पार्लियामेंट, हमारा लोकसभा, राज्यसभा, आप लोग सुनते हैं ना, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सारे इलेक्शन करवाता है, ये सब कुछ कहां पे दिया हुआ है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर एक नागरिक को, तो बेसिकली कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हमेशा याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का कानून है, बट ये सबसे बड़ा कानून है। हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है जो पूरा डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा, देश को चलाएगा कौन, किसकी क्या पावर्स होंगी, ये सब कुछ बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा जो देश है वो 3 पहियों पे चल रहे हैं। ये मैंने देश का बनाया है, 3 पहिए हमारे देश के सबसे मेन। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार और सरकारी कर्मचारी। और लेजिस्लेचर के बाद हो गया एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट्स, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी जो है न्याय प्रणाली जो है उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। भाई साहब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, इन तीनों को शक्तियां कौन प्रदान करता है? ठीक है, इन तीनों को शक्तियां प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेजिस्लेचर को पावर देता है। लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, जो अलग अलग कानूनों को पारित करते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को पावर कहां से मिलती है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से।
एग्जीक्यूटिव को पावर से मिलती है? एग्जीक्यूटिव को पावर बेसिकली मिलती है लॉ से, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार को पावर कहां से मिलती है? अलग अलग कानूनों से सरकार को पावर मिलती है, बट यस वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। जुडिशरी हमारे देश में निष्पक्ष जुडिशरी है। न्याय प्रणाली जो है वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मतलब अगर प्रधानमंत्री ने भी कोई क्राइम किया है तो वो भी ऐसा नहीं है कि कानून के ऊपर है। राष्ट्रपति ने भी कोई क्राइम किया तो राष्ट्रपति से इस्तीफा देंगे और उनके ऊपर मतलब केस चलेगा, जैसा भी है। ठीक है, तो बच्चों ये तीन जो मेन पिलर है हमारे देश के तीन पहिए हैं, हमारे डेमोक्रेसी के तीन पिलर हैं, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ही चलाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं, क्योंकि आप लोग सीसेट के बच्चे हैं, अब जब आप लोग सीसेट के बच्चे हैं तो मैं आपको बड़े प्यार से होल्ले होल्ले इसमें बता दूं कि भाई साहब ये चीज याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कानून है। इस कानून के अधीन, इस कानून के नीचे बाकी सारे कानून आते हैं। कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत नहीं हो सकता। याद रखिएगा बच्चों, जो मेरे पापा बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैं बोलूं वो लॉ है। मेरे पापा ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, तो भाई साहब मैं लॉ हूं, मैं अपने पापा के विपरीत, मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर मैं गया तो फिर मेरे पापा मुझे मतलब मैं अगर गया, मैं जा ही नहीं सकता बच्चों। सबसे पहली चीज, मैं गया तो उसके दुष्परिणाम होंगे, मेरे पापा मुझे बेदखल कर देंगे, जैसी भी चीजें वो बात की बात है। बट हमेशा याद रखिए कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर है, जो शक्तियां दी गई हैं अलग अलग संस्थाओं को, उन शक्तियों का उपयोग करके बाकी की संस्थाएं कानून बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। ठीक है, अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर आता है फंडामेंटल राइट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे। सुना होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं बच्चों? फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के मूलभूत अधिकार। बच्चों मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नागरिकों के लिए कुछ लिखी गई है तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फ्रीडम, एसोसिएशन, इक्वालिटी, बिजनेस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऐसे हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, मतलब मैं मानता हूं इक्वालिटी का, मतलब बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है। जात, धर्म, रंग, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में सब बराबर है। क्या हो गया? इक्वालिटी। तो हर एक आदमी क्या हो गया? इक्वल ट्रीट हो गया। लॉकडाउन है, किराने की दुकान पे लाइन लगती है, आपके पीछे अगर आपके सामने कोई सांसद या विधायक कोई भी आगे खड़ा हो जाए, बच्चे उसको भी लाइन में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में कोई बड़ा नहीं है। आपने मर्डर किया, विधायक ने मर्डर किया, दोनों को उसी जेल में रखा जाएगा, नॉर्मल जेल में रखा जाएगा। आपने मर्डर किया, प्रधानमंत्री ने मर्डर किया, एक ही जेल में रखा जाएगा। बच्चों कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप सबको पता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मैं आगे विस्तार में चर्चा करूंगा। मैं हर एक चीज जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी मैं आगे विस्तार में काफी ज्यादा चर्चा करूंगा, बट मैं चूंकि अभी अपने लेक्चर का आरंभ कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फ्रीडम है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम है राइट टू लिव, जो हमको आर्टिकल 21 में हम पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, लॉ में सेक्शंस होते हैं, पता है ना बच्चों? कानून में, लॉ में अगर दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ को एक सेक्शन दिया जाता है। सेक्शन मतलब 1 2 3 खंड। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं होते, मदर है ना, तो थोड़ा तो अलग होगा। तो यहां पे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल, कुछ आर्टिकल याद करने होंगे। मैंने अपने नोट्स में उन आर्टिकल्स का भी काफी अच्छे से जिक्र किया हुआ है, तो हम लोग वो आर्टिकल्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी, इंदिरा गांधी जो हैं उनके ऊपर एक आरोप लगा था। आरोप क्या? उन्होंने एक इतिहास में, अगर भारत के इतिहास में कुछ काला चीज है, कुछ दाग है, तो वो है इमरजेंसी।
इंदिरा गांधी ने हमारे देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी थी। जब देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है और प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगती है तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया मतलब जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलने वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बारे में भी हम काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे। चलिए फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। अब भाई साहब ये प्रीएम्बल क्या है? व्हाट दिस प्रीएम्बल इज? बोलो बोलो, व्हाट दिस प्रीएम्बल इज? जब शादी होती है, मैं हिंदू धर्म की शादी की बात करूंगा बिकॉज मैंने हिंदू धर्म की शादी ही देखी है और व्यक्तिगत तौर पे महसूस भी की है। तो भाई साहब जब शादी होती है तो शादी में वो 7 फेरे होते हैं, आप सबको पता होगा। और 7 फेरों के साथ 7 वचन भी होते हैं। उन वचनों में हम बोलते हैं कि हम वी वुड बी वेरी मच लॉयल, हम अपनी वाइफ का ख्याल रखेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये वो चीजें बेसिकली हमारी शादी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, शादी के जो भी पर्पस हैं, वो सब हमने कहां पे बता दिया? वो सारी चीजें हमने उन 7 वचनों के माध्यम से बता दी कि भाई हम शादी क्यों कर रहे हैं, शादी का उद्देश्य क्या है, शादी के बाद हम कौन कौन से वादे निभाएंगे, शादी के बाद हम अपने पति या पत्नी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। ये सारी चीजों का उल्लेख उन 7 वचनों के माध्यम से हम करते हैं। तो शादी का पूरा जो उद्देश्य है वो 7 वचनों में छिपा हुआ है। इसी प्रकार से लॉ का जो भी उद्देश्य होता है, कानून का जो भी उद्देश्य होता है, वो प्रीएम्बल में लिखा होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए। नाउ अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था? तो बच्चों आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद हमारे देश में ये बताया गया कि हमारे देश में पार्लियामेंट होगा, लोकसभा होगी, देन सांसद होंगे, विधायक होंगे और पार्लियामेंट में ही सारे कानून बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अंग्रेज लोग जब हमारे देश में राज करते थे तो उनकी एक असेंबली थी। जैसे अंग्रेज लोग यूके में फॉलो करते हैं वैसे ही इंडिया में फॉलो करते हैं। तो उनकी एक असेंबली थी। तो जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो उन्होंने अपना पूरा जो देश था वो किसको दे दिया था? किसके किसके सुपुर्द किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने के सुपुर्द। और ऐसा माना जाता था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वो क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत के नागरिकों का। ठीक है, तो समझिए बच्चों, जब अंग्रेज राज करते थे तो भी हमारे देश में अंग्रेज जो कानून बनाते थे, पार्लियामेंट था हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम पे भी। लेकिन जैसा भी वो यूके की महारानी जो होती थी उनके अधीन वो पार्लियामेंट काम करता था। ठीक है, अब जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो उन्होंने क्या किया? इंडिया में पार्टीज थी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें मेन कांग्रेस थी, उनको कहा कि आप लोग इस देश का मतलब आप लोग यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठाइए। तो जवाहरलाल नेहरू और जो भी उस समय के लोग थे वो वहां पे बैठ गए। कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अंग्रेजों के जाने के बाद। और ऐसा माना जाता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग विराजमान है, जवाहरलाल नेहरू, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, जितने भी लोग उस पार्लियामेंट में बैठते थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठते थे, वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, किस चीज की जिम्मेदारी दी गई थी? कि वो हमारे देश के संविधान की रूपरचना डिसाइड करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई कि आप इंडिया का संविधान लिखिए। भीमराव अंबेडकर जी की कमेटी ने वो संविधान लिखा और संविधान दिया। किसको दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस संविधान को अप्रूव कर दिया। और हमेशा याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या माना जाता है? भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए हमेशा याद रखिए प्रीएम्बल में क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली का मतलब होता है सीरियसली, रिजॉल्व मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीएम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? इंडियन लोगों को। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडियन लोगों ने ही अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम भारत के लोग सीरियसली डिसाइड करते हैं कि इंडिया बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बन जाएगा, एक सॉवरियन, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष,
डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जनता अपना राजा खुद चुनेगी। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश मतलब हमारे यहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं है। गणतांत्रिक मतलब कोई विदेशी ताकत का हमारे देश के ऊपर कब्जा नहीं है। और एक कंट्री बन जाएंगे हम, ठीक है। तो एक सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेक्युलर कंट्री और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बनेंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये उद्देश्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भारत एक आजाद देश बन जाए, धर्मनिरपेक्ष देश बन जाए, एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब सबसे ऊपर लोग, जनता अपना मुखिया खुद चुनेगी, ऐसा देश बन जाए, ये हमारे प्रेमबल में लिखा है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड, मतलब ये तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद लिखा है एंड मतलब और अपने सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन मतलब अपने सिटीजन्स को हम ये चीज देंगे, क्या देंगे? न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा, भाईचारा और बेसिकली डिग्निटी। तो ये सारी चीजें हम अपने नागरिकों को देंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कब? और ये सब हमने अप्रूव कब किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको नोटिफाई करना होता है। तो नोटिफाई वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो चीजों को हमने बाद में ऐड किया था, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी। अब बच्चों, मैंने प्रीएम्बल तो ठीक है, मैंने अभी आपको ठीक ठाक समझा दिया, बट मैंने उसको बहुत अच्छे से नीचे एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? एक चीज वर्ड यूज किया ना, रिपब्लिक वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया है, सोशलिस्ट वर्ड यूज किया है, तो हर एक चीज को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया था कि आजाद देश है, किसी बाहरी शक्ति का हमारे देश पे कोई कंट्रोल नहीं है, और जो नेता होता है, जो देश चलाता है, वो चुना हुआ आदमी होता है। देखते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क मतलब बेटे का बेटा, मतलब पैदा हुआ किंग, वो नहीं है। बट अ प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स्ड टर्म। बट कौन है बच्चों? देश को कौन है हेड? कौन है हमारे देश का? लोगों के बेसिकली प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन चुनता है बच्चों? जिसको हमने चुना है, हमने चुना है मोदी जी को। तो मोदी जी ने क्या किया है? प्रेसिडेंट को चुना है। मतलब पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मिलके ये सब क्या करती है? प्रेसिडेंट को चुनती है। मैं बताऊंगा इसके इलेक्शन का तरीका। उसके बाद रिपब्लिक का दूसरा मतलब क्या है? सारे सिटीजन इक्वल हैं, देयर आर नो प्रिविलेज क्लास एंड एवरी सिटीजन हैज राइट टू ट्राई फॉर एनी पब्लिक ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन। तो रिपब्लिक का पहला मतलब क्या हो गया? चुनी हुई सरकार है, जो हेड है देश का वो भी चुना हुआ है। दूसरा, सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, और हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है कि ये प्रिविलेज क्लास है और ऐसा है। और हर सिटीजन कोशिश कर सकता है सरकारी नौकरी के लिए। पब्लिक ऑफिस मतलब हर एक सिटीजन के पास अधिकार है कि वो पब्लिक नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए क्या कर सकता है? ट्राई कर सकता है। उसका जात क्या है, उसका लिंग क्या है, पुरुष है मादा है, उसका रंग क्या है, उसका धर्म क्या है, ठीक है। तो पहला हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक के बाद सेकंड जो आ गया क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, करेक्ट है। लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट एट पीपल्स विल। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की इच्छा का प्रतीक है। एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप अंडर इट शैल सीक टू गिव इफेक्ट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की इच्छा के आधार पे, लोगों की इच्छा के आधार पे मतलब हम जिसे चाहें उसे चुनेंगे। और जितनी भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, जो भी इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी हुई हैं, उन वो सब क्या करेंगी, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। चाहे वो कोर्ट्स हो, जैसे कोर्ट्स को माना जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजंस राइट माना जाता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन, कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो कहाँ पे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है या बना है वो। तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की रक्षा करेंगे, मतलब लोगों के वोट डालने के अधिकार को छीनना नहीं है आपको। चलिए उसके बाद क्या है, इंडिया एक्सरसाइजेज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, मतलब हम सांसद को चुन के भेजते हैं अपने इलाके में, हम खासदार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के भेजते हैं, वो हमें पार्लियामेंट में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और वही हमारे ब्याह पे देश का प्राइम मिनिस्टर भी चुनता है। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनते हैं। इट इंक्लूड्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब लोगों को भी राइट्स मिले हैं, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमारे देश में है, मतलब कुल मिला के पीपल हैव राइट टू वोट, दैट्स इट। क्योंकि हम जो चुनी हुई सरकार भेजते हैं, वही हमारा बजट और बाकी सारी चीजें वही निर्धारित करती है। चलिए उसका सबसे पहला वर्ड यूज किया गया है, कौन सा वर्ड यूज किया गया, सॉवरियन। से सॉवरियन का मतलब क्या होता है, द प्रियम्बल बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। दस मतलब इसलिए क्लियरली बताता है कि सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस एस्टैब्लिश्ड अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दो थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बच्चों कुछ नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अल्टीमेटली हमारा जो देश है वो एक सॉवरियन देश है। कौन सा देश है बच्चों, सॉवरियन कंट्री है हमारा देश। चलिए बच्चों, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरियन। सॉवरियन का मतलब होता है संप्रभुता, एक प्रकार से आजादी है, सेल्फ डिपेंडेंस बोल सकते हैं, खुद अपना, मतलब कोई बाहर की शक्ति हमारे ऊपर राज नहीं करती। आप सॉवरेन का मतलब ये समझ लीजिएगा कि कोई भी बाहर की शक्ति, हमने जो भी किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो खुद बनाया। और ये पैराग्राफ आपको वही बता रहा है कि सॉवरेन मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है, ठीक है। सो अल्टीमेट आजादी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने खुद आजाद थे, हमने अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ठीक है। Constitution does not recognize legal supremacy of other country over India. करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये लिखा है कि अमेरिका इंडिया के ऊपर राज कर सकता है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर राज कर सकता है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले स्टार्ट ऐसे किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडियन लोगों ने अपने लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। नाउ ये वाला पॉइंट बच्चों कट कर दीजिए, सिलेबस में भी नहीं है, डोंट गो थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट कट कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या है, पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी सुपीरियर एक्सटर्नल अथॉरिटी। भारत के लोगों के ऊपर कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर और बाहर की अथॉरिटी का राज नहीं है, ठीक है। उन्हीं लोगों का राज, चूंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए हमारे ऊपर उन्हीं लोगों का राज है जिनको हमने चुना है, ठीक है। चलिए अब ये टाइम पास वर्ड आ गया, कौन सा, सोशलिस्ट। मैंने बताया था सोशलिस्ट और सेकुलर ये शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे, इन दोनों को बाद में ऐड किया गया, ठीक है। तो सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। चलिए बच्चों, और कब ऐड हुए हैं ये वर्ड सोशलिस्ट और सामाजिक, 1977 में ऐड हुए ये वर्ड। चलिए तो 1977 में ये दो वर्ड हमने ऐड किए, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष,
चलिए, तो सामाजिक शब्द का कहीं पे बताया नहीं है बच्चों। सामाजिक शब्द का मतलब, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ा समाजवादी मूवमेंट चला था, राम मनोहर लोहिया जो थे उनकी अध्यक्षता में। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का इन्फ्लुएंस है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फालतू का वर्ड आ गया सोशलिस्ट, सामाजिक। मैं इस वर्ड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो है कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया? एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ना हो, मतलब एक जैसे काम के लिए सबको एक जैसी तनख्वाह मिले, सबका स्टेटस बराबर हो, मतलब अगर आप एक जैसा काम करते तो आपका स्टेटस बराबर हो, सबकी लाइफ के स्टैंडर्ड्स एक जैसे हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बच्चों, तो मैं थोड़ा सा इसमें यकीन कम करता हूं, बट समझ लीजिए कि सामाजिक मतलब समाज में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो सैलरी के टर्म्स में हो, चाहे वो स्टेटस के टर्म्स में हो, चाहे वो लाइफ की क्वालिटी के टर्म में हो। सब सरकार की कोशिश रहेगी कि सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, एक जैसी लाइफ सब जिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, हमारे देश में बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम में डिफरेंसेस हैं। एनविसेज्ड मतलब अंडरस्टूड या बताया गया। क्या बताया गया? कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड डज नॉट मीन अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, हम लोग इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब, जैसे चाइना जो है मेरे ख्याल से प्योर सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहां पे सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। अपने इंडिया में ऐसा कतई नहीं है। हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जहां पे प्राइवेट के लोग भी अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, प्राइवेट के लोग भी रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियां या गवर्नमेंट भी अपने रिसोर्सेज चला सकती है, गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, और हमने हर जगह नेशनलाइजेशन नहीं किया कि भैया जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनी है वो देश की सरकार की है। ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। चलिए, अब ये वर्ड जो है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? सेक्युलर। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है। तो बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं है ये तो नहीं पता, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया वो कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है, हिंदी अगर साधारण भाषा में कहूं तो, इंडिया जो है हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करती है। भारत का कोई धर्म नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अभी अपना नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐसा करके कुछ किया है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं अभी, डेफिनेटली दे आर टर्निंग टू बी एन इस्लामिक कंट्री, अपना देश का जात बता रही है। इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इंडिया का कोई भी जात नहीं है। हमारे यहाँ पे हर धर्म के लोगों को हम एक जैसा न्याय, एक जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया, बहुत अच्छा वर्ड था ये। द वर्ड सोशलिस्ट इज नॉट डिफाइंड, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सेक्युलर शब्द को भी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई डिफाइन नहीं किया गया है। द गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ रिलीजन। आपको एक फंडामेंटल राइट दिया है हमने। आपको जो धर्म भारत में अच्छा लगता है आप वो धर्म फॉलो कर सकते हो। मैं जैन हूं, अगर मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मैं अपना नाम मोहम्मद आलम भी रख सकता हूँ। क्रिश्चियन नाम अच्छा लगता है तो मैं विजय इमानुएल भी रख सकता हूँ। अगर पारसी नाम अच्छा लगता है तो मैं अपना नाम रतन टाटा भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उस धर्म का पालन भी कर सकता हूँ। मेरा संविधान जो है वो मुझे पूरी आजादी देता है कि दुष्यंतों को जो धर्म फॉलो करना है तुम कर सकते हो। चलिए, और क्या है भाई फ्रीडम ऑफ सेक्युलर में? फ्रीडम ऑफ फेथ, जिसकी बिलीफ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल। जिस भगवान के ऊपर आपको विश्वास रखना है, जिसके ऊपर ट्रस्ट करना आप कर सकते हैं, जिस भगवान की आपको पूजा करनी है आप कर सकते हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म implying strict state neutrality in the matters of religion cannot be practiced in India considering its diversified feature। मतलब देखिए, ये तो बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये आपका सिलेबस से कोई वो नहीं है इसका। तो वेस्टर्न कंसेप्ट जो चलता है वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में क्या चलता है? स्ट्रिक्ट स्टेट न्यूट्रलिटी। मतलब स्टेट वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट न्यूट्रल है, मतलब उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इंटरफेयर ही नहीं करता रिलीजन के मामले में। मतलब फॉरेन कंट्रीज में देयर इज अ स्ट्रिक्ट स्टेट न्यूट्रलिटी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म वर्म के मैटर में, ध्यान दीजिए, आपको जो करना करो।
लेकिन भारत में चूंकि इतने सारे धर्म हैं, धार्मिक झगड़े हो जाते हैं, उन्माद हो जाते हैं, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं सरकार जो है रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर करती है। आपकी आजादी नहीं छीनती, बट इंटरफेरेंस करती है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये वाला लाइन कट कर दीजिएगा, ये आपके काम का नहीं है, ये गलती से आ गया, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। चलिए, अब बच्चों प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है? ओए, प्रीएम्बल क्या है? चलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल का मतलब मुझे बताइए प्लीज। क्या होता है प्रीएम्बल का मतलब? सात वचन शादी के, साथ निभाना साथियां। चलिए, प्रीएम्बल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। Sets out the main object of the constitution, that is object with the constitution seeks to establish and promote. Constitution क्या अचीव करना चाहता है? क्या प्रमोट करना चाहता है? कहां पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन में फंस जाएं, कभी आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल प्रीएम्बल पे चले जाइए। सर कैसे जाएंगे? आप क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल तो इतना छोटा सा है। अरे सीधी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो और आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया जहां पे ये लिखा है कि सिटीजन की पिटाई हो सकती है, तो आप तुरंत प्रीएम्बल पे जाइए, क्योंकि प्रीएम्बल में क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने सिटीजन को क्या करना चाहता है? जस्टिस, लिबर्टी, न्याय, ये सारी चीज देना चाहता है। तो हमेशा याद रखिए, प्रीएम्बल जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमेशा इंटरप्रिटेशन के लिए, समझने के लिए आप प्रीएम्बल पे जा सकते हैं। इल्यूसिडिएट, इल्यूसिडिएट मतलब बताता है। क्या बताता है? वेग मतलब कंफ्यूजिंग, एस्पेक्ट मतलब पॉइंट्स, मतलब जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, आप प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। सॉरी। की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने की मंशा क्या थी? किस उद्देश्य से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी? यह भी आपको कहां पे मिलेगा? प्रीएम्बल में। एड्स मतलब मदद करना, मदद करता है लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब कंफ्यूजिंग। तो जहां पे भी आपको, हाँ, लेकिन प्रीएम्बल के भरोसे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि सर प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है तो मैं कोर्ट आ गया, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में कहीं दिक्कत आती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप प्रीएम्बल देख सकते हैं। स्पेसिफाई सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? किस अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर कभी इस चीज को लेकर झगड़ा हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना क्या किसने की है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किसने किया है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया है, मतलब हम ही कहीं ना कहीं सोर्स है। इसलिए हम बोलते हैं सॉवरेन कंट्री, हमने बनाया अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, हम आजाद देश है। ठीक है, that is people of India. The system of government, the objectives to be attained by political system and the date of adoption. अच्छा, डेट ऑफ अडॉप्शन मतलब किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट किया गया था मतलब अप्रूव किया गया था। इनेक्टमेंट मतलब तारीख, किस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। देश का पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा हमारे देश में, ये सब कहां पे बताया गया है? प्रीएम्बल में बताया गया है। ठीक है, तो आपके लिए काफी काम आता है। अच्छा, अब बच्चों क्या होता है ना, देखिए, अब झगड़ा किस चीज को लेके है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। समझिएगा कि कई लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आर्टिकल नंबर 1 से लेके जितने भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और प्रीएम्बल कब कहां पे लिखा है? आर्टिकल नंबर 1 शुरू होने के पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो क्या है? उसके आर्टिकल, लेकिन प्रीएम्बल में तो कुछ लिखा नहीं है।
मतलब प्रीएम्बल तो आर्टिकल 1 के पहले आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो इस बारे में केस लॉ है, मतलब झगड़ा किस चीज को लेके था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस चीज को लेके झगड़ा था। ठीक है, तो इन द केस ऑफ बेरुबारी यूनियन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ऐसा हम बार बार पढ़ते हैं। हेल्ड दैट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित किया क्या, द प्रीएम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले वाले केस में बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन देखिए बट बाद में केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि प्रीएम्बल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फॉरेन केस है मिल्क वर्सेस विल्किंस, वहां पे भी ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझा होगा, सब चीजें अच्छी चल रही है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि वीद सिर्फ प्रीएम्बल ही पढ़ाया बच्चों, हम सोशलिस्ट रिपब्लिक ये सब का मतलब क्या है। उसके बाद एक और चीज, अपने सिटीजन को क्या देता है प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को न्याय देता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आपके आपके थ्रू आपसे आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, चाहे वो समाज के तौर पर, समाज में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट अगर पैसे बांट रही है या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके हिसाब से आपके अगेंस्ट न्याय नहीं किया जाएगा। और पॉलिटिकल, आपको भी इलेक्शन लड़ने का राइट है, आपको भी वोट डालने का राइट है। आजादी आपको देता है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, जिस भगवान में आपको मानना मान सकते हैं। बराबरी का स्टेटस, आपको बिल्कुल इक्वालिटी मिलती है, चाहे वो स्टेटस हो चाहे वो सरकारी नौकरियों में मौके हो, आपको बराबर के मौके मिलते हैं। फ्रेटर्निटी, बेसिकली आप इसको भाईचारा बोल सकते हैं, कॉमन चीज बोलते हैं, मतलब कॉमननेस। तो आपको भाईचारा मिलेगा, प्लस हर एक यूनिटी, एकता और अखंडता देश की बरकरार रखी जाएगी। मतलब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देगी हमारी सरकार। तो ये चीज हो गई बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब बच्चों ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये मैंने पूरे आर्टिकल लिख दिए यहाँ पे। फिर फंडामेंटल राइट देख लीजिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, राइट टू फ्रीडम, पीस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीजें, ये सारे, ये सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, अभी नहीं, जस्ट रीड करना है। वो भी कब, जब ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखे गए, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें बता दूंगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। चलिए सब ना, अगला देखिए क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? 26 जनवरी 1950 को है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस ऑफिसर्स, ये सब का स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक डिटेल प्रोविजन फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड अदर पर्संस एंड अदर नंबर ऑफ फिक्स्ड फिक्स्ड को यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया आपकी मॉड्यूल में? एंट्रेंस्ड वर्ड यूज किया गया, बट उसके लिए आप फिक्स्ड लिख सकते हैं। एंड फॉर द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री लेबल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बताया है कि देश की सरकार का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारे दो स्ट्रक्चर हैं, एक यूनिटरी, एक सेंट्रल का स्ट्रक्चर और एक स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। सुना होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। प्लस क्या बताया? डिटेल प्रोविजन बनाए गए हैं फॉर राइट्स ऑफ सिटीजन। राइट्स ऑफ सिटीजन मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट्स की के बारे में बात की है। एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, और सरकार को जो प्रिंसिपल फॉलो करने हैं,
गवर्नेंस का मतलब है चलाना। देश चलाने के टाइम पे सरकार को जो प्रिंसिपल फॉलो करने हैं वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। और उन प्रिंसिपल को क्या कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अभी बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होगा तीन चीजों के बारे में होगा अभी एट प्रेजेंट: स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन तीन चीजों के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? ऑल पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज क्या क्या है यहाँ पे? जैसे कि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशियल। मैंने आपको बताया तीन पहिए जिस पे हमारा देश चल रहा है। डिराइव मतलब लेती हैं देयर पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और विच इंटर्न मतलब कुछ नहीं बचा, सारी पब्लिक अथॉरिटीज अपनी पावर कहां से मिलती? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि बनाया किसने कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट लिख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय, या इंडियन संविधान लिख सकते हैं, ढांचा लिख सकते हैं। इज इलस्ट्रेटेड मतलब दिखाया जाता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहां से पता चलता है? बाय द प्रोविजन, कॉन्फरिंग का मतलब होता है गिविंग, on the adult citizen the right to vote, and by the provision of elected representative and responsibility of executive to the legislature। तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि देश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है? लोग अपने नेता का चुनाव खुद ही करते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? तीन चीजें। एडल्ट सिटीजन को क्या मिला है? राइट टू वोट, तो वोट डालना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कहां से? बाय द प्रोविजंस फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहां जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट उनको भेजता कौन है? हम भेजते हैं। कैसे? वोट डाल के। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मतलब देखिए ध्यान से, सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है? सरकार को पावर कौन देता है? लेजिस्लेचर। अलग अलग कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लॉ बना के सरकार को पावर मिलती है, ठीक है। सरकार कौन चुन रहे हैं? नागरिक चुन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? नागरिकों ने बनाया। तो आप समझ रहे हैं बच्चों? मतलब देखिए, अब जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो आपको घर पे घुसने के लिए किसने डंडे मारे? पुलिस ने डंडे मारे। पुलिस को पावर किसने दी? सीआरपीसी का सेक्शन 144 सुनना है, धारा 144 लग गई। तो ध्यान देखिए, आपको घर पे घुसने का आदेश दिया सरकार ने, मोदी जी ने, और जो भी है। सरकार को पावर कहां से मिली? लॉ से, सीआरपीसी और जितने भी लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह से सरकार को पावर मिली। सरकार, ये लॉ किसने बनाए थे? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट किसने बनाया है? हम लोगों ने। कुछ नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सरकार डेमोक्रेटिक है, आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कैसे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसने पावर किसको दी है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या बनाता है? लॉ बना के किसको पावर देता है? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? सरकार को। उसके बाद ठीक है, पार्लियामेंट लॉ कौन से बनाएगा? पार्लियामेंट में कौन से लॉ बनेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भेजते हैं लोगों को पार्लियामेंट में चुन के। तो यहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई, पार्लियामेंट। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी किसने बनाया? हमने बनाया। तो आप समझिए कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है अपन। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने बनाया है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि साला हमारे लॉ कौन बनाएगा, कांग्रेस बनाएगी या बीजेपी बनाएगी, क्योंकि चुनना तो हमको ही है। तो हम लोग एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चों, ठीक है। और डेमोक्रेटिक से ही बड़े हम क्या है? रिपब्लिकन। अब हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि आप डेमोक्रेटिक बने हैं रिपब्लिक बने, आप हमेशा बोलिएगा रिपब्लिक बने हैं। क्यों? अगर मान लो हमारे देश में कभी सरकार नहीं बनती, सरकार अगर हमारे देश में नहीं बनी, डेमोक्रेसी का मतलब सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनी तो क्या कोई बाहर की शक्ति हमारे देश पर राज करेगी? नहीं, हम अपना इंटरनली निपट लेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो राज करेगा, अगर किसी की सरकार नहीं बनती तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो कुल मिला के हमारे देश में कोई बाहर का व्यक्ति किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता राज करने के लिए। हम सर्वोपरि हैं, हमने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो रिपब्लिक ज्यादा है हम या डेमोक्रेटिक ज्यादा है? रिपब्लिक ज्यादा है, ठीक है। चलिए, द वर्ड सोशलिस्ट वगैरह मैंने आपको बताया। द सोशलिस्ट वर्ड एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इनटू, अपने सिटीजन्स को क्या देता है? वो जस्टिस देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। तो मैंने डिस्कस किया था कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 40, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों कब आया? 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट बेसिकली किसको प्रमोट करता है? इक्वालिटी, स्टेटस की स्टेटस इक्वल होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सब चीजें इक्वल होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि उतना मैं
इस चीज से फेवर नहीं करता। सोशलिस्ट नहीं भी होता तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और दूसरा, सोशलिस्ट का मतलब क्या था कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, हर एक रिसोर्स को हमने सरकार का मालिक नहीं बनाया। आईकन एकेडमी का मालिक मैं हूं और मेरे पार्टनर है, ठीक है। तो लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री, प्योरली सोशलिस्ट कंट्री होती है, वहां पे सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन होता है? सरकार होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल डिस्कस करते हैं।